और बिल्कुल आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। क्लास को बिल्कुल लगातार हम लोग अपडेट करते रहते हैं और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम लोग लगातार डिस्कस करते चलेंगे। चलिए फटाफट सारे लोग तुरंत जुड़िए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग आगे की तरफ लेकर के बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते चलिएगा। जहां कोई कंफ्यूजन हो उसको दूर करते चलेंगे हम लोग, और जो नए तथ्य मिले उनको बिल्कुल डायरी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका नोट्स फुली कंप्लीट बन जाता है। ठीक, चलिए सारे लोग फटाफट हम लोग आगे। कहता है पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कार्यपालिका, ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला अंग कौन सा है? आप सीधे कहते हो। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, शासन के 3 अंग होते हैं। पहले को आप कहते हो कार्यपालिका, दूसरे को आप कहते हो विधायिका, ठीक, तीसरे को आप कहते हो न्यायपालिका। कहने का मतलब हो गया कि ये 3 ऑर्गन हैं जो शासन से संबंधित हैं ना, और आप शासन के अंग के रूप में इनको परिभाषित करते हैं। शासन के 3 अंग के रूप में आप इनको परिभाषित करते हैं। तो जब कभी भी कार्यपालिका अपने दायित्व से इतर हो जाती है, विधायिका अपने दायित्व को भूल जाती है, या दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो न्यायपालिका है इन दोनों जो को बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। ये ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल, तो सीधे क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए भर चुके हैं। बिल्कुल सारे लोग फटाफट तुरंत आंसर करना शुरू करिए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करते चलेंगे, ताकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ा सके। भारत में संविधान का वास्तविक संरक्षक कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री है, संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है। फटाफट आंसर करते चलिए सारे लोग। आपको पता होगा कि भारत में संसदीय लोकतंत्र जरूर है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों दिमाग में रखिएगा, संसदीय लोकतंत्र होने के बावजूद भी, बात समझ रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र होने के बावजूद भी आपको एक चीज दिमाग में रखना है, संसदीय लोकतंत्र के बावजूद भी हमारे यहां संसद सर्वोच्च नहीं है। ध्यान रखिएगा, मेरे यहां संविधान सर्वोच्च है। संविधान इसलिए सर्वोच्च है, मेरे यहां सर्वोच्च कौन है? संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। यद्यपि मेरे यहां संसदात्मक लोकतंत्र है, संसदात्मक लोकतंत्र होने के बावजूद भी मेरे यहां संसद को ही, उसमें संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये जितनी भी सेक्शन हैं, ध्यान रखिएगा, यह आप कह सकते हैं भारत में संघ की प्रक्रिया है। संघात्मक ढांचे में केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन की बात आती है तो संविधान लिखित होता है। संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है और इस संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आप जानते हैं न्यायपालिका को है। इसलिए न्यायपालिका ही इसकी वास्तविक सुरक्षा गार्ड बन करके सामने आती है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वास्तव में वास्तविक संरक्षक कौन है, सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय भरिएगा, राष्ट्रपति नहीं। फिर कहता है जनहितवाद किसका मानस पुत्र है? आपको पता है मिस्टर पी.एन. भगवती का। बिल्कुल ध्यान रखेगा, तत्कालीन भारत के सीजेआई मिस्टर पी.एन. भगवती की ही देन है, जो पीआईएल आज बिल्कुल अपने फॉर्मेट में एक्टिव है। यह जनहित याचिका की जो परिकल्पना है मिस्टर पी.एन. भगवती ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कहता है भारत में मोबाइल कोड किसका मानस पुत्र है? तो दिमाग में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से प्रणब मुखर्जी को आप हटाइए, बी वाला विकल्प, इसको आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम ना, या अबुल कलाम है, चलिए
कलाम है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम जो हैं यही वास्तव में इसके आप कह सकते हैं जनक माने जा सकते हैं, या कलाम साहब का ही ये मानस पुत्र माना जाता है। कौन? मोबाइल कोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, मोबाइल कोड की जो परिकल्पना है, दिमाग में रखना, यह सीधे सीधे एपीजे अब्दुल कलाम की ही मानसिक परिकल्पना मानी जाती है। तो आप प्रणब मुखर्जी के स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप रखिएगा, और जो कलाम साहब हैं उन्हीं के मानस पुत्र के रूप में मोबाइल कोड प्रभावशील है, दिमाग में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ गए हैं। कहता है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कौन से कारण हैं? संविधान की व्याख्या, केंद्र राज्य के मध्य विवाद को निपटारा करना, मौलिक अधिकार की सुरक्षा। आपको पता होना चाहिए कि संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, न्यायपालिका करती है। अगर कोई संवैधानिक विवाद दोनों के बीच में है तो उसका भी निस्तारण न्यायपालिका करती है, और मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना होगा तो उसका भी कार्य कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो इनमें से सभी, बिल्कुल दिमाग में वी आंसर आपको भरना है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कौन से कारण हैं। आप सीधे भरते हो इनमें से सभी। बात समझ रहे हैं? सीधे प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 में आपने भरा इनमें से सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ गए हैं। कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश में है? दिमाग में रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए भारत में भी है, यूएसए में भी है, A+C बोथ दोनों में है। तो डी आंसर आपको भरना है। ठीक, बिल्कुल। जुडिशियल रिव्यू अगर कभी कोई पूछे अमेरिका में कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद में जॉन मॉर्सल ने जुडिशियल रिव्यू की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक, भारत ने अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू लिया है, यह चीज आपको दिमाग में रखना। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, कहता है भारत का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम कोर्ट की संरचना बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट। दिमाग में रखना सबसे बड़ा जो अपील का न्यायालय है वह सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जाती है, हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। इसलिए आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय को भरिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ध्यान रखना, बिल्कुल आपको पता है जो भारतीय संसद है वादों की संख्या के आधार पर, आप कह सकते हैं मुकदमों की संख्या के आधार पर, मुकदमों की संख्या, वादों की संख्या के आधार पर वह जजेस के नंबर को निर्धारित करती है, जज की संख्या को निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन निर्धारित करता है, सीधे भारतीय संसद आपको भरना है, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए सारे लोग आंसर करें, बहुत अच्छा, सारे लोग फटाफट बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? अन्य स्थान का निर्धारण कौन करता है? संसद, सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, प्रधानमंत्री और स्पीकर। दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल सारे लोग फटाफट आप कार्यक्रम को देखते चलें, एक ही क्वेश्चन को एनालाइज करें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो वास्तविक पीठ है वो नई दिल्ली में है, उसकी कोई खंडपीठ नहीं है। लेकिन अगर नई दिल्ली के बाहर उसको कहीं सुनवाई करना पड़े तो इसका पूरा अधिकार सीजेआई के पास है। सीजेआई प्रेसिडेंट से परामर्श करता है, परामर्श करके वो किसी भी स्थान को सेटअप कर देता है। और इसके पहले भी 2 बार बाहर उसमें सुनवाई हो चुकी है, एक जम्मू एंड कश्मीर में और दूसरा हैदराबाद में। ठीक, ये दिमाग में रखना। तो सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये काम कर सकता है। तो वी आंसर आपको भरना है। बहुत अच्छे।
अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में न्याय पंचायत की स्थापना की जाती है प्रत्येक ग्राम सभा में, नहीं प्रत्येक प्रखंड में। बिल्कुल सही है, यह ब्लॉक वाइज चलता है, दिमाग में रखना, यह ब्लॉक वाइज चलता है ना, ब्लॉक वाइज चलता है, प्रत्येक प्रखंड में होता है। बिल्कुल। आगे आइए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11, आप ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे, जब भी कभी न्याय पंचायत की बात आए, देखो पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान से समझिएगा, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ करने वाला है राजस्थान, राजस्थान, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया है, लेकिन दिमाग में रखिएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया उसमें सबसे पहले, दिमाग में रखना, उत्तर प्रदेश में, उस दिन हम लोग देख रहे थे, राजस्थान पर हम लोग पहुंचे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में सबसे पहली बार न्याय पंचायत की स्थापना की गई है, न्याय पंचायत की स्थापना की गई है। हम लोग उस दिन एक क्वेश्चन को हल करते समय राजस्थान देख रहे थे, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था तो स्थापित थी, लेकिन न्याय पंचायत की जो परिकल्पना है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में न्याय पंचायत की स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग उस दिन राजस्थान की तरफ चले गए थे, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था तो आई थी, लेकिन न्याय पंचायत जब शब्द आता है, कमीशन ने भी भरा है उत्तर प्रदेश को, ठीक। तो उत्तर प्रदेश है, इसको आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए, कहता है न्याय पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं, दिमाग में रखिएगा, न्याय पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज दिमाग में रखना है कि जो न्याय पंचायत हमारे सामने होती है उसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? कुल 5 सदस्य होते हैं। और जो न्याय पंचायत है ना, यहां एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो न्याय पंचायत है इसका गठन आप देखते हो डीएम के द्वारा किया जाता है, डीएम के द्वारा किया जाता है। किससे? डीजे से परामर्श करके, डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश से परामर्श करके उसके बाद आपको दिमाग में रखना है प्रिय विद्यार्थियों, परामर्श करके किया जाता है। उसके बाद यह न्याय पंचायत के जो सदस्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए ग्राम सभा के सदस्यों में से डीएम द्वारा डीजे के परामर्श से ग्राम सभा के सदस्यों में से न्याय पंचायत के सदस्यों को चयन किया जाता है, या एक विकल्प और इसमें बनता है, पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। दिमाग में रखना, या तो ग्राम सभा के सदस्यों में से इनका चयन होता है या पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, ठीक। ये दिमाग में रखिएगा, 2 ऑप्शन इसके बनते हैं। तो आगे आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 शायद यही आ भी चुका है। कहता है न्याय पंचायत के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरे में थोड़ा बदलाव करना है। न्याय पंचायत के सदस्य या तो ग्राम सदस्यों में से नामित किए जाते हैं डीएम के द्वारा, या पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक। अब इसमें भी डीएम की भूमिका रहती है। फिर कहता है वह आपराधिक और सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। 1, 2, 3 सब सही है, दिमाग में रखना, सब सही है। कहने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, न्याय पंचायत में जो सदस्य आते हैं
यह डीएम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, डीजे से परामर्श करके किए जाते हैं। डीएम ऐसा ग्राम सभा के सदस्यों में से चयन कर लेता है या पंचायत समितियों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से डेवलप कराता है। और याद रखना, न्याय पंचायत प्रखंड के स्तर पर निर्धारित होती है। सदस्य 5 होते हैं और सिविल और आपराधिक मामलों, आपराधिक जो जगत है, आपराधिक क्षेत्र से संबंधित छोटे मामलों की ये सुनवाई करते हैं। ठीक, तो 1 2 3 सब सही है, दिमाग में रख लेना। 1 2 3 बिल्कुल सही है। सुधा ने भी आंसर भरा है, आकांक्षा, विनय, जयलक्ष्मी, सारे लोग बिल्कुल जुड़ चुके हैं। गीता देवी, यास्मीन, कुबेर जी भी हैं, सारे लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ चुके हैं। और बिल्कुल एकदम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आ गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। ध्यान रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने कई बार बताया था, कोलेजियम में सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम सदस्य, 4 वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना, सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज, कुल मिलाकर कितने होंगे? 5। ए वाला आंसर सही है, अर्थात 5 मेंबर होंगे, सीजेआई होगा, 4 वरिष्ठतम जज होंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो कोलेजियम की परिकल्पना आई है ना, कोलेजियम की परिकल्पना कभी भारतीय संविधान में नहीं थी। कोलेजियम की परिकल्पना भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं की गई है। कोलेजियम की परिकल्पना भारतीय कैबिनेट के द्वारा नहीं की गई है। कोलेजियम की परिकल्पना वास्तव में 1993 में जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने किया है, और जिसने वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई की नियुक्ति का उन्होंने अनुशंसा की है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो कोलेजियम यह न्यायिक निर्णय के द्वारा आया है। अगर कभी पूछा जाए कि कोलेजियम किसके द्वारा आता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जो कोलेजियम है ये न्यायिक निर्णय से आया है। ना तो भारतीय संविधान में था, ना तो संविधान संशोधन से स्थापित हुआ, ना संसदीय अधिनियम से स्थापित हुआ, ना कैबिनेट के निर्णय के आधार पर स्थापित हुआ। तो आखिर भगवान ये आया कहां से? ये जुडिशियल उसमें आप कह सकते हैं डिसीजन के आधार पर आया है, न्यायिक निर्णय के आधार पर आया है। तो और ये जो न्यायिक निर्णय है कब दिया गया था? 93 में जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला किया था, और उसी में वरिष्ठता के क्रम का भी इसमें निर्धारण किया गया था। ध्यान रख लेना, ये सारी जानकारी आप डायरी में नोट करते चलिएगा। अब चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 15 को, कहता है कौन अभिलेखी न्यायालय है? ध्यान रखना, इनको हम कहते हैं कौन? रिकॉर्ड जुडिशरी है, अभिलेखी न्यायालय है। एक बात समझो, जब कोई ऐसा विषय सामने हो जिसको निस्तारित करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी या कोई भी सेक्शन उसके लिए ना हो, कोई नियम या धारा ना हो, तो क्या उसका निस्तारण नहीं होगा? नहीं होगा। यहां जज अपने विवेक से उसके बारे में फैसला कर देते हैं। तो जब जज मानवतावादी दर्शन, पारिस्थितिकी दर्शन को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए स्व विवेक से निर्णय दे देते हैं और एक नया कानून निर्मित हो जाता है, तो उस निर्णय को हम लोग रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं और उसे आगे के मामलों को सॉल्व करने के लिए एक उदाहरण के रूप में हम उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो ये हाई कोर्ट के पास भी है, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है, A+B बोथ दोनों के पास है। बिल्कुल सी विकल्प भरना है। दिमाग में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी आप देखते होंगे कहीं कहीं न्यायाधीश लिखा रहता है, ठीक है, और कहीं कहीं न्यायमूर्ति लिखा रहता है। इसको थोड़ा आप जज करिएगा, दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों। जो न्यायाधीश है यह लोअर कोर्ट के जज के सामने लिखा रहता है, और जो न्यायमूर्ति शब्द है यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने लिखा रहता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि ये न्याय की मूर्ति हैं, ये न्याय को स्वयं गठित करते हैं, ये नियम को डेवलप कर लेते हैं। अगर विवाद के समाधान के लिए नियम नहीं है, अपर्याप्त है, तो नए नियम को अपने डिसीजन से पारित कर लेते हैं, नए नियम को प्रस्तुत कर देते हैं, रिकॉर्ड के रूप में उसे रख लिया जाता है। जिससे ये न्याय की साक्षात मूर्ति है, इसलिए न्याय मूर्ति यहां लिखा जाता है।
ध्यान रखना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायाधीश और न्यायमूर्ति दोनों कहते हैं, लोअर कोर्ट के जज को केवल न्यायाधीश कहते हैं, न्यायमूर्ति नहीं कहते हैं। दिमाग में रखना इस चीज को। अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आ गए हैं। कहता है कि अधीक्षण करने का अधिकार किस न्यायालय को है? ठीक, उच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, अधीनस्थ न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। मैंने पढ़ाया था सुपरविजन करने का अधिकार किसको है। तो आप देखते हो मैंने बोला था कि ये जो हाई कोर्ट है यह लोअर कोर्ट को सुपरविजन करता है। तो हाई कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति है, सुपरविजन का पावर हाई कोर्ट के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अधीक्षण की शक्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य है यह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अधीक्षण नहीं कर सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, बात कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये कहिए सुपरविजन कर ले, सुपरविजन नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सुपरविजन नहीं करता, लेकिन हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का सुपरविजन करता है। दिमाग में रखिएगा इसमें। और सुपरविजन करने के मतलब पूरी तरह से मुट्ठी में बंद रखना, रीत नीति विषय सब कुछ निर्धारित करना। और आप देखते हैं लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट बिल्कुल मुट्ठी में बंद करके रखता है, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दिया है। हर उसके सारे आप कह सकते हैं प्रक्रिया का निर्धारण खुद करता है हाई कोर्ट। अरे भाई, आप कहते हैं राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति में हाई कोर्ट की एक तरह से भूमिका है, समर्थन रहता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, कैरेक्टर रोल लिखना, दंडित करना, अवकाश देना, प्रमोशन देना, ये सब क्या है? हाई कोर्ट के ही सपोर्ट पर राज्यपाल करता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें किसको भरना है? इसमें आपको सीधे कहते हैं उच्च न्यायालय को भरना है, इन्हीं के पास अधीक्षण की शक्ति है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है न्यायालय से परामर्श पाने का अधिकार किस पदाधिकारी को है? आपको कई बार बताए थे परामर्श प्राप्त करने का अधिकार 143 के अंतर्गत किसको मिला है? आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिला है। केवल राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है और केवल सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति ना तो परामर्श मानने के लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट ना परामर्श देने के लिए बाध्य है। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज प्रिय विद्यार्थियों, अगर कभी कोई पूछे कि परामर्श देने का जो ये अधिकार है कहां से लिया? हमने कनाडा से लिया है। और परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई करता है विषय पर, संविधान पीठ का गठन करता है, संविधान पीठ डे टू डे सुनवाई करती है, उसके बाद डिसीजन प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। दिमाग में रखना इसको। अब हम लोग सीधे लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हम आगे कहता है न्यायिक पुनरावलोकन में क्या प्रावधान है? ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा करना, बिल्कुल। कार्यपालिका व विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना, बिल्कुल ठीक। दिमाग में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत समाहित होते हैं। ठीक, और उसके बाद कहता है राष्ट्रपति के कृत्यों का मूल्यांकन करना। दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, यहां सीधा सा 1 और 2 को हमको भरना है। राष्ट्रपति की कृत्यों का मूल्यांकन करना यह जुडिशरी का फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया होगा तब भले ही वो समीक्षा करे, अन्यथा केवल 2 बेसिक फंक्शन के अंतर्गत ये बिल्कुल समाहित हो जाते हैं। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, तो जब भी कभी आप इसके आंसर को देखिएगा तो 1 और 2 सही है, यह बिल्कुल आंसर आप करेंगे। ठीक, चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई? क्वेश्चन नंबर 19 में सारे लोग फटाफट आंसर करिए, थोड़ा सा मैं भी देखूं कि क्या वास्तव में आप टॉपिक को पकड़ रहे हैं, उस गहराई को आप देख रहे हैं। चलिए सारे लोग आंसर बताइए, क्या हो सकता है? फटाफट आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, सारे लोग। सुरेश कुमार जी दे रहे हैं, कृति, गौतम, सुधा, विनय, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। फटाफट आंसर देंगे। क्या स्थिति बनती है? बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग बता रहे हैं 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत
एनजेएसी का प्रावधान किया गया था। किसका प्रावधान था? एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ध्यान रखिएगा। तो एनजेएसी का प्रावधान किया गया था, बाद में इसे खारिज कर दिया किसने? संविधान पीठ ने विचार करके एनजेएसी को समाप्त कर दिया। क्लियर हो गया? तो यह आज 99वां संविधान संशोधन अस्तित्व में नहीं है। आप कहते हो अधोलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, और उसके बाद योजना आयोग, एनडीसी, वित्त आयोग। तो आपको पता है, आप विधिवत जानते हैं, योजना आयोग और एनडीसी ये दोनों क्या हैं? आप कहते हैं गैर संवैधानिक संस्था हैं, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक संस्था है। ये दोनों क्या हैं? गैर संवैधानिक संस्था, दिमाग में रखिएगा, गैर संवैधानिक संस्था, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आगे। कहता है के संथानम ने सुपर कैबिनेट किसे कहा है? कहते हैं योजना आयोग को कहा है, एनडीसी को कहा है, और उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। चलो भाई फटाफट आंसर करिए। 21 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने किसे बताया है? 21 सुरेश कुमार जी आंसर दे रहे हैं, अमित जी, आकांक्षा है, अमित शर्मा, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। फटाफट सारे लोग बताएंगे। बहुत अच्छे, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, योजना आयोग को के संथानम ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। चलिए 22 में आप कहते हो सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, एनडीसी, नीति आयोग। चलो भाई फटाफट बताइए, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? सारे लोग बताएंगे। आपको पता है, आप विधिवत जानते भी हो, जो पहले योजना आयोग था, जो सहकारी संघवाद का आधार था, आज नीति आयोग है। तो आप सीधे विदाउट एनी हेजिटेशन नीति आयोग को ट्रिक लगाते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया था, 1 जनवरी और 2015 को अस्तित्व में आया है नीति आयोग, जो सहकारी संघवाद को से बिल्कुल एक आप कह सकते हैं लागू करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में है। चलिए हम आगे 23 में। कहता है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन संस्था करती है? आपको पता है विवाद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवैधानिक विवाद, केंद्र और राज्य के बीच में, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में। दूसरा आर्थिक विवाद, तीसरा राजनीतिक विवाद। मैंने कहा था जब केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगी, आर्थिक को वित्त आयोग निर्धारित करेगा, राजनीतिक को अंतर्राज्यीय परिषद करेगी। तो इसमें बिना कोई देर किए हुए आपको वित्त आयोग भरना है। क्लियर? बिल्कुल सही है, सब लिखाया हो, आप देखे होंगे। अब हम आगे। कहता है रणधीर सिंह सरकारिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? 83 में गठित हुआ, 87 में इन्होंने रिपोर्ट दिया है। याद रखिएगा जी, 1987 में रिपोर्ट आई है, 1987 में रिपोर्ट आई। यह त्रिसदस्यीय आयोग है, इसमें शिवरमन SR सेन इनके साथ थे। सब सही है, बिल्कुल ए आंसर। सारे लोगों ने आंसर भरा है, ए आंसर बिल्कुल सही है ना। सीधे चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में हम लोग आ चुके हैं। कहता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? कहता है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, A+B बोथ। बिल्कुल सी वाला विकल्प भरिएगा। इसमें संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, इसमें निर्देश की अवहेलना होने पर। यहां पर जो प्रक्रिया है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगता है, और जब 365 आता है, अगर केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया और राज्य ने उसे फॉलो नहीं किया तो यहां पर वो सेक्शन लग जाता है। इस तरह से आपको 25 में सीधे A+B बोथ दोनों रखना है। अब चलिए हम लोग आगे 26 में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना, ईवीएम का प्रयोग फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराने की संस्तुति दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था, सही है। वयस्कता की उम्र 18 वर्ष तारकुंडे समिति ने किया था, सही है। प्रथम बार 2004 के लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग हुआ, सही है।
गोवा प्रथम राज्य है 99 में, पूरी तरह से लागू हुआ, सही है, इनमें से सभी सही है, बिल्कुल। प्रिय विद्यार्थियों डी विकल्प आपको भरना है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है लोकपाल बिल, ये वित्त दिया हुआ है, गलत है, लोकपाल बिल है में लोकपाल और लोकायुक्त है, बहुसदस्यीय संस्था, एकल आंशिक कोई नहीं, बहुसदस्यीय संस्था है। और मैंने लिखाया भी था 8 सदस्य हैं, अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य, ठीक, दिमाग में रखना इसको, अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 28 में, फटाफट आंसर करते चलेंगे। कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है, ठीक। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालय के आदेश का पुनरावलोकन करना, निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है कि नहीं। आप सीधे कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार हैं, सीधे ए आंसर भरना है। यदि कोई कानून या आदेश, यहां 2 शब्द हैं, कानून भी है आदेश भी है, ठीक, संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देना, बिल्कुल सही है। ए आंसर 29 में आइए, कहता है अभिलेखीय न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है, ध्यान रखिएगा, अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किसमें बनी है। आप कह सकते हैं खंडपीठ गलत लिखा है, संविधान पीठ लिखना चाहिए जी, संविधान पीठ लिखना चाहिए, इनको इन्होंने गलत लिख दिया है, संविधान पीठ, संविधान पीठ, ठीक, संविधान पीठ। चलिए दूसरी संविधान पीठ किसमें बनी है, गोलकनाथ वाद में बनी है, मिनर्वा मिल्स वाद में बनी है, बैंक इंटरनेशनलाइजेशन केस में बनी है और फाउंडेशन केस में बनी है। चलिए भाई सारे लोग बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, किसमें बनी है, फटाफट आंसर करिएगा, ठीक, आप सारे लोग आंसर करिए। केशवानंद उसमें गोलकनाथवाद में बनी है, ठीक, आप दिमाग में रखना ए आंसर गोलकनाथवाद में बनी हुई है, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के लिए कौन सा अनुच्छेद है जो अधिकृत करता है, सारे लोग आंसर ये बता रहे हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आज मैंने बिल्कुल 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, अब ये श्रृंखला क्रमशः जारी रहेगी, आगे भी अन्य सारे पॉइंट्स आते रहेंगे, फिर नेक्स्ट मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, थैंक्स, बेस्ट ऑफ